हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिला। नागालैंड के जो होकातो होतोजे सेमा है, ये पुरुषों के शॉर्ट पुट में 57 की कैटेगरी में विश्व की नंबर 1 की रैंक पर पहुंच चुके हैं। भारत का पहला जो ऑफशोर एयरपोर्ट है बनेगा महाराष्ट्र में। क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 11 जुलाई तक, ये भी हाल ही में 3 कंट्रीज के दौरे पर हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत समुद्री साझेदारी को गहरा करना। तो ये रणनीतिक साझेदारी महासागर के तहत है। महासागर की फुल फॉर्म हमने देखी थी प्रीवियस क्लास में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। ब्राजील के जो प्रसिद्ध फुटबॉलर है नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। ब्राजील का जो टूर्नामेंट अभी चल रहा था फीफा मेंस वर्ल्ड कप, ये खत्म हो चुका है, ये आउट हो चुकी है। सेम वैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम भी इस फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में जो कीको फुजिमोरी है, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो पेरू राइट आंसर है। 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का 77 एडिशन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने अपनी हाईएस्ट सिविल ऑनर बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है 17वीं शताब्दी का ऐतिहासिक बौद्ध मठ जिसका नाम है ज्येष्ठ वर्ण विहार, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, जिसे भी हाल ही में भारत की ही अनुदान सहायता राशि से पुनर्स्थापित किए जाने के बाद यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार मिला है। पूछा जा रहा है कि ये किस देश में स्थित है। लोकेशन इसकी हो जाएगी नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो ये है नेपाल के ललितपुर में स्थित ये जो ऐतिहासिक बौद्ध मठ है। 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद से इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, तो भारत सरकार ने इसके लिए हेल्प करी, अनुदान राशि दी है 13.78 करोड़ नेपाली रुपीज। इससे इसका रिनोवेशन हुआ और इस अनुदान से इसे नया जीवन मिला, जिसके बाद से रिसेंटली इसे एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिस्कशन यदि हम करें सबसे पहले नेपाल के बारे में, भारत के कंधे पर बैठा देश नेपाल, राजधानी काठमांडू, जहां पर आप सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर पड़ते हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह हैं। करेंसी नेपाली रुपी है, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली ही है। कुछ करंट अफेयर के फैक्ट जो हमने रिसेंटली देखे हैं नेपाल से रिलेट करते हुए, नेपाल ने लिपु लेक को अपना हिस्सा बताते हुए इस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चाइना से आपत्ति जताई है। भूमिका श्रेष्ठ ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी। नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही है, नाम है कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इस पर सबसे अधिक बार यानी कि 32 बार चढ़ाई करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अभी हाल ही में 4थे नंबर का कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अब यहाँ से यदि हम डिस्कशन करें यूनेस्को के बारे में, फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। इजिप्ट के खालिद अल अनानी इसके महानिदेशक हैं। भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नॉमिनेशन भेजा है। इटली ऑफिशियली तौर पर 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बना। यूनेस्को ने हाल ही में पड़ोसी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर, मतलब ये जो तक्षशिला जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पहले से ही घोषित किया गया था, यहाँ पर बिना अनुमति के मरम्मत का काम चल रहा है और ये यदि जारी रहा तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर के लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यूनेस्को ने ओडिशा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को भारत के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की अस्थायी लिस्ट में ऐड किया है और यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिए जाने के बाद अब इसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कर लिया है। सवाल दूसरा है, भारतीय नौसेना ने ऑफिशियली तौर पर यानी कि 11 जुलाई अब से 2 दिन बाद विशाखापट्टनम में महेंद्रगिरी को, आईएनएस महेंद्रगिरी को सेवा में शामिल करने की घोषणा करी है। पूछा जा रहा है ये जो महेंद्रगिरी है ये किस श्रेणी का युद्धपोत है? आंसर इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A।
प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है ये। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। कुछ आईएनएस को याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पहले इसके बारे में यदि हम देखें तो ये जो महेंद्रगिरी है प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया छठा युद्धपोत है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इसमें 75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए कुछ ट्रिक्स मैंने कैसे बताई थी। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। 7 फ्रिगेट हैं जिससे याद करने की ट्रिक पहले भी मैंने आपको बताई है। ऐसे फ्रिगेट जिसके नाम में आपको गिरी दिखाई दे रहा हो, फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यगिरी और अब महेंद्रगिरी। ये जो गिरी गिरी टर्म आ रहे हैं ना, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट 17A से। ए का मतलब यहाँ हुआ अल्फा। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित ये 7 युद्धपोत हैं। वैसे ही कुछ मिलते जुलते फैक्ट मैंने ऐड किए हैं, कुछ आईएनएस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 लिखा हुआ है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। इसे याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी ट्रिपल वी की। ट्रिपल के और ट्रिपल वी की कैसे ट्रिक हुई? के फॉर कलवरी, के फॉर कंडेरी, के फॉर करंज, कलवरी खंडेरी करंज, वी फॉर वेला वागीर वगशीर। तो ये हुई ट्रिपल के ट्रिपल वी की ट्रिक, यहाँ पर गिरी की ट्रिक। अब यहां से प्रोजेक्ट 15B के जहाजों का नाम आप याद रख सकते हैं, जिसकी ट्रिक है किसी सिटी के नाम से आप रिलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 सिटीज के नाम मेंशन है, विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत। तो इनके जहाजों को याद करने की ट्रिक यानी कि 15B के तहत जिन जहाजों का निर्माण किया जा रहा है उसे याद रखने की ट्रिक है सिटी के नाम से रिलेट करेंगे। फिर जो 4 सर्वे पोत हैं इसे याद रखने की ट्रिक है। यदि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में यदि आप लिखेंगे ना तो दोनों के ही मतलब चारों के ही लास्ट में आपका एक टर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल संध्यायक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक, बाकी किसी में टर्म आपको देखने को नहीं मिलता। तो सर्वे पोत की ट्रिक आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भारत में 4 न्यूक्लियर सबमरीन हम पढ़ रहे हैं इसे याद रखने की ट्रिक, ये सभी नाम आपके पहली बात तो ए से शुरू हो रहे हैं, मिलते जुलते नाम है सभी। पहला अरिहंत, दूसरा अरिघात, तीसरा अरिदमन, रिसेंटली आप अरिसूदन का नाम भी पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है इसे याद रखने की ट्रिक है ट्रिपल के ट्रिपल वी की। प्रोजेक्ट 17A यानी कि 17 अल्फा के तहत जो 7 फ्रिगेट है इसे याद रखने की ट्रिक है गिरी की, यानी कि सभी के लास्ट में आपको गिरी टर्म नजर आएगा। प्रोजेक्ट 15B की ट्रिक है सिटीज के नाम, न्यूक्लियर सबमरीन सब के नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सर्वे पोत का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे ही दिया है। सवाल तीसरा है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर यहां से अमित गर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं अमित गर्ग, जो भी हाल ही में एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। ये 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। एनसीआरबी का फॉर्मेशन ईयर 1986 से दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हालिया अपॉइंटमेंट की यदि बात की जाए तो सीआईआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन, सीबीडीटी के रवि अग्रवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के उपेंद्र पी राजीव, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय, डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, सीबीआई के प्रवीण सूद, एनएस राजा सुब्रमणी हो जाएंगे सीडीएस, नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन, सीबीएफसी के अध्यक्ष शशिशेखर वेम्पति, एचएएल के सीएमडी रवि के, डीएमआईएल के सीईओ संजय जमुआर, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, एनसीबीसी के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, डीजीसीए के चीफ वीर विक्रम यादव, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति, सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ और मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर राजकुमार गोयल हो जाएंगे। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर के सतमड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी? तो आंसर इसका भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ऑप्शन नंबर बी। तो भोपाल में बनने वाला ये जो अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क है वर्क लाइफ ग्रो मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें कि एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर भी होगा
और इससे क्षेत्र में आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बात की जाए यहाँ से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली सरकारी नौकरियों और सेवाओं में जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसे हटाने का बड़ा फैसला किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक व्यापकता मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। भारत का जो मध्य प्रदेश, ये भारत का जो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो जिसकी क्षमता 600 मेगावाट की है शुरू हो चुका है। भारत का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश में पेश किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षा सड़क की शुरुआत करी है। दिसंबर 2025 में ही नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज, पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का बदला हुआ नाम राजा भूत सिंह है। राहवीर योजना देश की पहली GCC पॉलिसी। ग्वालियर जो है यूनेस्को द्वारा संगीत शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव है और देश की पहली सोलर सिटी हो जाएगी सांची। अगला सवाल है, किस राज्य कैबिनेट ने हाल ही में ऐतिहासिक जलालाबाद का नाम ऑफिशियली तौर पर बदल करके ये परशुराम पूरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले डिस्कशन आया था लेकिन अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम की जन्म स्थली से माना जाता था, तो जलालाबाद का बदला हुआ नाम परशुरामपुरी आप पढ़ेंगे कहाँ? यूपी में। कुछ बदले हुए नाम जो रिसेंटली ईयर्स में बदले गए हैं, खैरतल तिजारा जो राजस्थान में इसका नाम भरथरी नगर किया गया। इस्लामाबाद का नाम ईश्वरपुर, कारनाइक ब्रिज सिंदूर ब्रिज नाम किया गया है। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम जस्ट हमने देखा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। लद्दाख के काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बैंगलोर दक्षिण। सराय काले खां चौकी दिल्ली में है, बदला हुआ नाम बिरसा मुंडा। मोपला एयरपोर्ट आपका गोवा में है, बदला हुआ नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर। अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई। यूएई के अलमिनहाज शहर का नाम हिंद शहर। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात में है, बदला हुआ नाम निरंजन शाह स्टेडियम है। पुरानी संसद भवन का नाम संसद संविधान सदन किया गया। केरल का नाम केरलम। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का बदला हुआ नाम विजयपुरम है। S-400 को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है जिसका बदला हुआ नाम सुदर्शन है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो कि बिहार में है, इसका बदला हुआ नाम अजगैबीनाथ धाम है। राजस्थान की फायर सागर लेक का नाम वरुण सागर किया गया। CISF ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलम के नाम पर। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर। खुलदाबाद का नाम रत्नापुर। और भारत इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चलती थी इसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। सवाल छठवां है, हाल ही में भारत ने लिथियम और कोबाल्ट जैसे बेहद जरूरी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसकी लगातार सप्लाई के लिए किस देश के साथ एक बड़ा ऐतिहासिक समझौता किया है? जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी 3 कंट्रीज के दौरे पर हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसी से रिलेट करते हुए कुछ करंट अफेयर के इफेक्ट हम देखेंगे। अभी रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण खनिज यानी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसकी सप्लाई और मिल करके नए खदानों की खोज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा द्विपक्षीय समझौता किया गया है। यहां से यदि बात की जाए इस पार्टनरशिप के बारे में, तो इस पार्टनरशिप के तहत भारत की सरकारी कंपनी काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड या ऑस्ट्रेलिया के लिथियम और कोबाल्ट खदानों में सीधे पैसे इन्वेस्ट करेगी। ये जो मजबूत साझेदारी है भारत का जो लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का ये हासिल करने में मदद करेगी। और इस डील के बाद भारत के अंदर ही एडवांस बैटरी विनिर्माण और ई व्हीकल गाड़ियों की कीमत काफी कम होने की पॉसिबिलिटीज हैं। बात की जाए यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो एक द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय देश इसे कह सकते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। अभी हमने करंट अफेयर में 2 दिन पहले ही देखा है कि महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ये इंग्लैंड को हरा करके 7वीं बार
ट्रॉफी T20 वुमेन वर्ल्ड कप की अपने नाम कर चुका है। इस साल जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा करी थी। एलिसा हेली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। ये ऑस्ट्रेलिया की है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला ये दुनिया का पहला देश है। और ऑस्ट्रेलिया के 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार एक महिला को सेना प्रमुख बनाया गया, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शशांक कायल। ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास होता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, ये गुजरात की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने कैंपस ओपन कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो मोनाश यूनिवर्सिटी, इसके रिसर्चर्स ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है और इसके लिए चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून आप रिलेट कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा चर्चे में भी था और विवादों में। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून इजी लैंग्वेज में भी आपको समझाऊं तो ऐसा कानून था, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जो एम्प्लॉय है जिनका वर्किंग आवर्स मान लीजिए 9 to 5 है, तो 5 बजने के बाद यानी कि शाम को जब 5 बज जाते हैं, अपने ऑफिस से घर आ जाते हैं, तो ऑफिस टाइम के बाद इन्हें ना तो कॉल किया जा सकता या मैसेज नहीं किया जा सकता, मतलब कि रिस्पॉन्स करने के लिए बाधित नहीं है। कोई भी ऑफिशियल काम इनसे नहीं लिया जा सकता। ये था राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। 7वें नंबर का सवाल है, भारत और जापान ने 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में किस वर्ष को ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन घोषित किया? तो ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 को घोषित किया। भारत जापान ने अगले साल को इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है। ये दोनों देशों के 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को यादगार बनाने के लिए है। रिसेंटली जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जो है शाने ताकाइची, ये रिसेंटली भारत के दौरे पर आई हुई थी। 8वां सवाल है, हाल ही में चर्चे में रहा 7x7x7 रणनीति ये किस अभियान से संबंधित है? तो ये देश में एनीमिया मुक्त भारत अभियान से संबंधित रहा है। इसमें 7 बेनिफिशियरी ग्रुप्स, 7 इंटरवेंशंस और 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये है, इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो हमारा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसने 7x7x7 मॉडल ये जारी किया है। इसका पर्पस है देश से एनीमिया की समस्या को पूरी तरीके से खत्म करना। और याद रखें कि इस नई गाइडलाइन में पहली बार 0 से यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, 0 to 6 मंथ के कम वजन वाले जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, इन्हें शामिल किया गया है। इसमें 7 इंटरवेंशन यानी कि 7 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, जैसे कि इसमें आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट, जो डिवॉर्मिंग यानी कि कृमिनाशक दवाएं हैं, एनीमिया की जांच और जो कैंपस लगाना है, ये सभी इसमें शामिल है। सवाल 9वां है, हाल ही में USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 से किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है यूएस मतलब आपका अमेरिका ही हुआ, यूएस फिर लिखा हुआ IS का मतलब हुआ इंडिया स्ट्रेटेजिक, फिर PF का मतलब हुआ पार्टनरशिप फोरम। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं सुनील भारती मित्तल। ये सम्मान भारत अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। 10वां सवाल है, संजीव जैन ये किस देश में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं? तो 7 जुलाई को इनकी नियुक्ति नॉर्थ कोरिया में भारत के अगले एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में की गई है, जो कि 2000 बैच के IFS ऑफिसर हैं। 11वां सवाल है, जुलाई 2026 में भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता करने वाला तीसरा देश कौन बना? इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कशन किया ही था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में 3 कंट्रीज के दौरे पर हैं, जहां पर अब इंडोनेशिया का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके लिए भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता किया। तो देखिए, पहला ऐसा देश इसमें फिलीपींस था जिसने ब्रह्मोस के लिए अग्रीमेंट किया, फिर वियतनाम, और अब तीसरी कंट्री हम पढ़ रहे हैं इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान रक्षा मंत्रालय और मिसाइल निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस के बीच डील संपन्न हुई है। अन्य मिसाइलों में यदि आप रिलेट करें तो ब्रह्मोस के अलावा भारत ने इंडोनेशिया के साथ स्वदेशी जो एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति के लिए भी समझौता किया है। और इस सौदे के साथ ही फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया जो है ये ब्रह्मोस हासिल करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता
करेंसी इंडोनेशियाई रुपए, प्रबोतो सुबियांतो इसके राष्ट्रपति हैं। हमने देखा था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश है। दुनिया का पहला देश पूछा जाता तब आंसर ऑस्ट्रेलिया था। 9वीं सदी का ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, विवादों में था, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स में जीत के साथ ही 500 करियर सिंगल्स मैच जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है। मैंने कल आपसे पूछा था प्रोफेसर योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति बने, तो आंसर इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी था। आज का सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य कमर्शियल तौर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।